नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी आपका स्वागत करता हूं अपनी श्रृंखला में प्रदर्शनकारी कलाएं नृत्य नाट्य रंगमंच में यूजीसी नेट स्लेट और जीआरएफ। इसके माध्यम से हम जो हमारा पाठ्यक्रम है या जो रंगमंच से संबंधित विषय हैं उन पर परिचर्चा कर रहे हैं, उन पर हम एक विषय को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी क्रम में हमारा जो आज का एक विषय है वो है बुंदेलखंड की लोक कलाएं या लोक नाट्य परंपरा और स्वांग। तो बंधुओं, आज का जो हमारा विषय है ये आधारित होगा मेरी पुस्तक, जिस विषय पर मेरी पीएचडी भी है, पहली पीएचडी इस विषय पर हुई है, बुंदेलखंड की विलुप्त होती लोक नाट्य परंपरा स्वांग। तो हमारा जो विषय रहेगा वो इस पुस्तक पर आधारित होगा, भारतीय लोक नाट्य स्वांग एक अध्ययन बुंदेलखंड की पृष्ठभूमि में। तो लीजिए प्रस्तुत है आज का विषय। मित्रों, जैसा कि मालूम है कि भारत देश का अनुपम सांस्कृतिक हृदय स्थल बुंदेलखंड है और ये बहुत ही अद्भुत जगह है जो भारत के बिल्कुल मध्य में पड़ता है। ये आज जो इसकी वर्तमान स्थिति है वो बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों और राज्यों में फैला हुआ है और इसकी अटूट समरसता, एकता और सांस्कृतिक वैभव अपने आप में सुदृढ़ रहा हुआ है। बड़ा ही ऐतिहासिक इसका गौरवशाली रहा है, जिसमें बहुत सारे इसने युद्ध लड़े हुए और अपनी वीरता, शौर्य, पराक्रम, धार्मिकता और संस्कृति को लेके संपूर्ण विश्व में अपने आप को स्थापित किया है। चाहे खेल का क्षेत्र हो, चाहे कला का क्षेत्र हो, चाहे वीरता हो, चाहे हास्य हो, किसी भी दृष्टि में बुंदेलखंड पीछे नहीं रहा है। और बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े कला मर्मज्ञ सब बुंदेलखंड से हुए हैं। और अगर हम इसके, वैसे तो बहुत बड़ा इतिहास है, हम इसके ऐतिहासिक पक्ष पर नहीं जाएंगे और बहुत सारे राजाओं का अपना अपना कालखंड में एक ऐतिहासिक गर्व रहा है, चाहे वो छत्रसाल हो, चाहे वीर सिंह जूदेव हों, चाहे महारानी लक्ष्मीबाई हों, परमर्दी देव हों, आल्हा ऊधल हों, सब बड़े बड़े, चाहे कवियों में जगनिक हों या ईसुरी हों, है ना, ये बहुत बड़े कला मर्मज्ञ रहे हैं जो बुंदेलखंड के गौरव हैं। और लेकिन इसका अगर प्राचीन नाम पे हम हल्का सा जिक्र करें तो इसको अनेक प्राचीन नाम से जाना जाता था, जैसे चेदी, आटविक, मध्यदेश, वज्र, जजाक भुक्ति, जिझौती, जुझारखंड, बिंधेलखंड, दशाण, बहुत सारे। दशाण के पीछे एक मिथ है, एक परंपरा है, दो पक्षों में इसे लोग विभाजित करते हैं। एक तो 10 नदियों का क्षेत्र होने के कारण दसाण कहा जाता है, मतलब जैसे पंजाब, पंजाब 5 धरती रंगले पंजाब दी सिफ्त सुनावा, जिथे रव वर्गिया मावा, तरती पंज दरिया दी रानी, जिथे शरवद वर्गा पानी। तो 5 जगह से दरियाओं से जो घिरा हुआ इलाका है वो पंजाब कहला रहा है। इसी तरह से 10 नदियां इसका बॉर्डर निर्धारित करती हैं, इस कारण ये दशाण कहलाया या 10 दुर्ग करते हैं। इस पर एक बड़ी ही महत्वपूर्ण किंवदंती है प्रचलित। इत जमुना उत नर्मदा, इत चंबल उत टौंस, छत्र साल सो लरन की, रही न काहू हौस, प्रासी दिसी कैमूर सोन, काशी सुलस्ती है। पुनः सुनाता हूँ। इत जमुना उत नर्मदा, इत चंबल उत टौंस, छत्र साल सो लरन की, रही न काहू हौस, प्राची दिसी कैमूर सोन, काशी सुलस्ती है, उत्तर समथल भूमि गंग, जमुना सो बहती है, दक्कन रेवा विंध्यांचल, तन शीतल करनी, पश्चिम से चंबल चंचल, सोहती मनहरनी, तेनी मधी राजे गिरी वन सहित सरिता सहित मनोहर, कीर्ति स्थल बुंदेलन खो बुंदेलखंड वर। ये महत्वपूर्ण इसका एक ऐतिहासिक गौरव है जो इसकी एरिया को डिवाइड कर रहा है। ऐसे बहुत सारी किंवदंतियां हैं जो बुंदेलखंड के क्षेत्र को लेके हैं। अगर इस संदर्भ में हम और भी थोड़ा गौर करें तो अनेक किंवदंतियां हैं जो बुंदेलखंड के दोहों और बुझोवल के रूप में हैं, जो बुंदेलखंड का गौरवशाली इतिहास हमें बताती हैं। जैसे हास्य व्यंग्य विनोद के रूप में भैंस बंधी है ओरछा पड़ा होशंगाबाद, भैंस बंधी है ओरछा पड़ा होशंगाबाद, लगवैया है सागरे और चपिया रेवा पार।
तो ये बुंदेलखंड का सीमांकन इस दोहे बुजुर्गों के माध्यम से कर रहे हैं। कविवर एक बिहारी लाल जी हैं, उन्होंने भी बुंदेलखंड की सीमा का अंकन किया एक दोहे के रूप में। जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुंदेले बाल, तरुणाई आई सुखद मथुरा बसी ससुराल। ऐसे बहुत सारी किंवदंतियां। एक और महत्वपूर्ण है हास्य व्यंग की, जो अमूमन हमने सुनी होंगी। झांसी गले की फांसी, दतिया गले का हार, ललितपुर तब तक ना छोड़िए जब तक मिले उधार। अर्थात बुंदेलखंड एक ऐसा इलाका है जो हास्य व्यंग, विनोद, शौर्य, वीरता, पराक्रम, संस्कृति और धार्मिकता के लिए जाना गया। और किसी भी राजा ने बुंदेलखंड पर अपना अधिकार आसानी से नहीं जमा पाया, हमेशा उसको बहुत सारे संघर्ष और ये सारी चीज़ें करनी पड़ी हैं। अगर हम बुंदेलखंड का वर्तमान एक मानचित्र देखें तो कुछ जो आज भौगोलिक स्थिति इसकी है वो मध्य प्रदेश और स्वतंत्रता के बाद मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में विभक्त है। वैसे तो अपने आप एक सांस्कृतिक वैभव, इस कारण आज भी इसको बुंदेलखंड ही कहते हैं। और इसके नामकरण को लेकर हम थोड़ी सी चर्चा और करें। बहुत लोग कहते हैं बुंदेलखंड अर्थात बुंदेला राजाओं के कारण इस जगह का नाम बुंदेलखंड पड़ा। नहीं, ऐसा नहीं है। और इसमें जो साक्ष्य प्रमाण, हाँ बुंदेला राजा बने, लेकिन किसी भी जाति विशेष के नाम पर जगह विशेष का नाम नहीं पड़ा। हम कोई भी उदाहरण ले सकते हैं। पंजाब में रहने वाला, पंजाब वो जगह का नाम है, पंजाब, अब मतलब पानी, दरिया, पंज मतलब पांच, पांच दरिया और या नदियां या झीलों का जो एरिया है उसको हम पंजाब बोल रहे हैं। तो पंजाब में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, वो सब क्या कहलाएंगे? पंजाबी। गुजरात में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जैन हो, ईसाई हो, सब गुजराती। महाराष्ट्र में रहने वाला मराठी, बंगाल में रहने वाला बंगाली। तो बुंदेलखंड में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति बुंदेली। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बुंदेला राजाओं के कारण बुंदेली नाम पड़ा। इसमें कई मतभेद हैं, विचार है। पहला तो ये है कि जो बुंदेलखंड है वो मूल रूप से यहाँ की जो श्रृंखला है वो विंध्येलखंड पर्वत है, यहाँ का जो मुख। और विंध्यांचल पर्वत को लेके भी एक बड़ी किंवदंती है और बड़ा एक बहुत अच्छी कहानी है, जिसमें कहते हैं कि एक बार अगस्त ऋषि दक्षिण की तरफ जा रहे थे और जो विंध्येलखंड पर्वत है वो अपनी ऊंचाई में लगातार बढ़ता चला जा रहा था बिना रुके। तो इससे देवताओं को डर सताया और कहीं ऐसा ना हो ये स्वर्ग तक छू ले, और इसकी ऊंचाई बढ़ती चली जा रही थी। तो देवताओं ने ऋषि से प्रार्थना की और कहा कि आप कुछ उपाय कीजिए। तो ऋषि उनके पास जाते हैं, उनको झुककर विंध्य पर्वत प्रणाम करता है और वो उनसे कहते हैं कि विंध्य, जब तक मैं समुद्र से दक्षिण भारत से लौट कर ना आ जाऊं तब तक तुम इसी तरह से झुके रहना। और तब से बुंदेलखंड पर्वत ऊंचाई की जगह लंबाई में बढ़ा चला गया। तो ऐसी बहुत सारी इसकी किंवदंतियां हैं। तो विंध्येलखंड पर्वत के कारण ये अंचल कहलाता विंध्येलखंडी या विंध्येलखंड। सॉरी, विंध्येलखंड बाद में अपभ्रंश बनकर बुंदेलखंड बना, चूंकि इस पर बुंदेला राजा रहे। और विंध्येलखंड से बुंदेलखंड और विंध्येलखंड और विंध्येलखंडी से अपभ्रंश के तहत, हिंदुस्तान में अपभ्रंश की आदत है, वो बुंदेलखंडी बन गए। एक ये बात। दूसरी बात ये भी है कि जो बुंदेला राजा रहे यहाँ के, उनकी जो कुल देवी है वो विंध्यवासिनी है। तो एक बार जो राजा थे उनकी जमीन हड़प रही भाइयों ने उनके, तो वो अपनी विंध्यवासिनी देवी से प्रार्थना करते हैं और जब देवी प्रसन्न नहीं होती है तो अंत में वो एक तलवार लेते हैं और अपनी गर्दन काटने वाले होते हैं। जैसे ही गर्दन काटते हैं, लेकिन वो देवी हाथ पकड़ लेती है प्रकट होकर, लेकिन गर्दन पर थोड़ा सा चाकू तलवार लग जाती है, इस कारण से वो बूंद गिरता है। तो विंध्यवासिनी देवी के चरणों में बूंद गिरी रक्त की, इस कारण से वो बने बुंदेला, बूंद बूंद गिरना, बुंदेला। और बुंदेला वंशजों का यहाँ पर काफ़ी समय तक राज रहा, तो इस कारण से वो अपभ्रंश होकर बुंदेलखंड बन गया। तो एक तो ये बात रही। अब दूसरी जो हम बात करते हैं बुंदेलखंड की, बुंदेलखंड का लोक कलाएँ। तो लोक कलाओं को लेकर बहुत मत हैं, बहुत प्रकार हैं हमारे। सबसे पहले हम लोक कला विषय पर जाएं, उससे पहले ये समझें कि लोक क्या है और फोक क्या है। तो आधुनिक संदर्भ में अगर हम व्याख्या करें तो
तो भारत का जो शब्द है, भारतीय परिदृश्य में देखें लोक, तो बिल्कुल इसका अलग परंपरा है। लेकिन अगर हम अंग्रेजी शब्द फोक के संदर्भ में लोक का अनुवाद देखें तो उसकी अलग परंपरा है। हमें दोनों को अलग अलग करके समझना पड़ेगा। भारत के लोक की परंपरा बहुत विशाल है, बहुत व्यापक है और बहुत समृद्ध है। हमें वेद, पुराण, उपनिषद, प्रत्येक जगह लोक शब्द का अर्थ, अभिप्राय और उसके शब्दों के जो अर्थ हैं, उनके भाव हैं, वो मिल रहे हैं। वेद में लोक शब्द मिलता है, रामायण काल में लोक शब्द मिलता है, पुराण में लोक शब्द मिलते हैं। और लोक की अलग अलग अवधारणा है। हम बहुत सरल तरीके से, बहुत ज़्यादा इसको जटिल ना बनाएं। वैसे लोक बहुत व्यापक है, जितना ये सरल है उतना ही व्यापक है, उतनी ही इसकी विशलता है। लेकिन फिर भी हम इसको सरलीकरण करके समझने का प्रयत्न करें तो हमने सुना होगा देवलोक, नागलोक, पाताल लोक, भूलोक। इससे अर्थ है, इससे अभिप्राय है कि देवलोक मतलब देवताओं के रहने का स्थान, या नागलोक तो नागों के रहने का स्थान। तो एक तो शब्द ये परिभाषित कर रहा है कम्युनिटी, समाज, सोसाइटी, क्योंकि नागों की एक कम्युनिटी, नागों का एक समाज, नागों का एक समुदाय। और दूसरी तरफ ये अभिव्यक्त कर रहा है जगह, स्पेस, स्थान, कि जहां पर नाग रह रहे हैं, रहने का वो प्लेस। तो लोक इस संदर्भ में यहां प्रयुक्त हो रहा है। कई हमारे पुराण और वेदों में ब्रह्मा का दूसरा नाम लोक कहा है, मतलब लोक ही पालन करता है। आप सुनिए, संसद, लोकसभा, लोक दर्शन, ये सब इसके अर्थ हैं। महाभारत में एक श्लोक मिलता है, प्रत्यक्षदर्शी लोकानाम सर्वदर्शी भवेन नरः, अर्थात जो प्रत्यक्ष का दर्शन करा रहा है वो लोक है। तो लोक का अर्थ देखना भी है, लोक का अर्थ सुनना भी है। लोक वेद, पुराण, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में लोक शब्द का हमें प्रयोग आया है, जो जीव तथा स्थान के लिए प्रयोग किया गया है, जनसाधारण के लिए। इसके साथ अगर हम और देखें लोक की वैदिक परंपरा, तो पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथ। इसमें मुझे नर्मदा प्रसाद गुप्त की एक परिभाषा जो है, जिसको हम यहाँ पर स्पष्ट करना चाहें, शास्त्रों से बंधे शास्त्रीय अधिक रूढ़िगत होते हैं, जबकि लोक तत्व से प्रेरित लोग सहज, अधिक स्वच्छंद, प्राकृत और ताजे रहते हैं। इस शब्द को हमें समझना चाहिए। तो लोक के संबंध में नर्मदा प्रसाद गुप्त ने ये बात कही कि वो अधिक स्वच्छंद, प्राकृत और ताजे रहते हैं। नर्मदा प्रसाद गुप्त ने अपने लेख लोक की अवधारणा और लोक सृजन में लोक का वर्णन करते हुए लिखा है कि लोक से तात्पर्य उस लोक मानस या लोक प्रवृत्ति से है जो सहज और प्राकृत मानसिक वृत्तियों की पूंजीभूत इकाई का रूप होता है। सहज और प्राकृत का अर्थ आदिम ना होकर आज तक विद्यमान उस सर्वकालिक रूप से है, जो भिन्न भिन्न युगों की चेतना को आत्मसात करता हुआ भी कृत्रिम प्रभावों से छूटता रहा है। तो ये लोक की अवधारणा है। तो इस संदर्भ में लोक को समझा है। इसके साथ साथ हम ये भी समझ लें कि वर्तमान जो बुंदेलखंड है, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के राज्यों में फैला है, इसमें मुरैना, लेकिन मुरैना का कुछ अंचल, क्योंकि मुरैना भिंड मूल रूप से ये चंबल उसमें लग जाता है, चंबल संभाग है और चंबल का इलाका यहाँ पे पड़ता है, ब्रिज का प्रभाव है। लेकिन ग्वालियर का कुछ भाग जो डबरा से इस तरफ का है वो विशुद्ध रूप से बुंदेलखंड है। शिवपुरी का कुछ भाग, दतियापुरा, झांसी, हमीरपुर, जालौन, महोबा, छतरपुर, टीकमगढ़, सागर, दमोह, पन्ना, ये विशुद्ध रूप से बुंदेली है। जबलपुर, सतना, लेकिन ये जितने बॉर्डर हैं जैसे नरसिंहपुर है, रायसेन, यहाँ अलग अलग थोड़ा सा दूसरा जो लगते हुए बॉर्डर हैं, लगते हुए क्षेत्र हैं, उनका प्रभाव यहाँ पर लग जाता है। तो हम लोक और उसकी फोक की बात कर रहे थे। तो लोक और फोक के संदर्भ में हम देख रहे थे कि अब अगला है फोक। जो फोक शब्द है वो अंग्रेजी के वर्ड वोक से बना है, जर्मन वर्ड वोक, VOLK, वोक भी बोलते हैं, वॉल्क भी बोलते हैं। और इसका इतिहास बड़ा अलग है। लगभग 18, जिसको मैं पर्टिकुलर अगर समय बोलूं तो 1846 में विलियम जॉनसन थॉमस ने अपना एक आलेख लिखा था, पॉपुलर एंटीक्विटीज,
उन्होंने उसमें फोकलोर शब्द का इस्तेमाल किया था और एंटीक्विटीज शब्द बोलते थे। एलिस, सर हेनरी एलिस 1813 में एंटीक्विटी मतलब जितनी पुरानी चीज़ें होती थी उनको एंटिक बोलते थे। आपने सुना होगा एंटिक पीस, तो उन शब्द के लिए पॉपुलर एंटीक्विटी शब्द का इस्तेमाल करते थे। और ये जो शब्द है फोक वोक, इसका अलग इतिहास है जिसमें ये ममर्स प्ले से आया है। और ममर्स प्ले का अर्थ होता है अभद्र, अश्लील, बेतुका, बेढंगा। और मूल रूप से ये शब्द जो इस्तेमाल किए जाते थे वो साउथ अफ्रीका की जो हमारी ट्राइबल्स हैं उनके लिए प्रयोग होता था। तो लेकिन हिंदुस्तान का कोई भी लोक नाट्य हो, लोक नृत्य हो, लोक संगीत हो, अभद्र, अश्लील तो नहीं है। हाँ, कुछ समय बाद पारसी थिएटर आया, सिनेमा आया, तो उनसे प्रभाव स्वरूप उसमें चीजें डाली गई, लेकिन उसका मूल स्वभाव ऐसा नहीं है। उसमें बहुत सारे कारण से बदलाव आए। तो ये बोलते हैं कि तो फोक शब्द है उसका अर्थ है अभद्र, अश्लील, बेतुका और बेढंगा। तो हिंदुस्तान की कोई भी कला हो, चाहे वो नृत्य की हो, नाट्य की हो, वो अभद्र, अश्लील, बेतुका या बेढंगी नहीं है। इस कारण उसके लिए ये शब्द कहना प्रासंगिक नहीं है, प्रमाणिक नहीं है। इसलिए विद्वान इस शब्द की जगह भारतीय लोक नृत्य नाट्य कलाओं के लिए पारंपरिक, परंपराशील या ट्रेडिशनल शब्द प्रयोग करना अधिक उपयुक्त समझते हैं। अब ये फोक और लोक में अंतर है। इसके बाद अगर हम फिर लोक नाट्य से संबंधित की बात करें, या लोक नाट्य से पहले हम ये जाएं कि बुंदेलखंड की जो लोक कलाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। तो जैसे अगर गायन की श्रेणी में हम बांटें तो जैसे है अचरी गायन। अचरी या भगत बुंदेलखंड में माँ दुर्गा के स्तवन में गाए जाने वाले लोकगीत हैं। शारदीय नवरात्रि तथा वासंतिक नवरात्रि में घर में चेचक निकलने पर अथवा देवी की मनोती के अन्य अवसरों पर ये गीत गाए जाते हैं। देवी की भक्तों, भैरव तथा लांगुर के गीत लांगुरिया कहलाते हैं, वो भी इस कोटि में आ जाते हैं। वाद्य यंत्रों में ढोलक, नगड़िया, झींका, मजीरा, लोटा तथा बांसुरी आदि जो वाद्य यंत्र हैं उनका प्रयोग होता है उसमें। इसके बाद अगर हम दूसरा देखें तो वो है आल्हा गायन, जो बहुत महत्वपूर्ण और बहुत पॉपुलर गायन काव्य है, गायन शैली है बुंदेलखंड की। तो जगनिक के लोक काव्य आल्हा खंड की लोकप्रियता सर्वविदित है। महोबा के आल्हा उदल के चरित्र पर आधारित महोबा शासक परमाल तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई 52 लड़ाइयों का वर्णन इस लोक गाथा में है। मूलतः ये बुंदेली का गाथा काव्य है, किंतु इसकी देशव्यापी लोकप्रियता के कारण क्षेत्रीय बोलियों में इसकी अनेक गायन शैलियां विकसित हुई। इन्हें में कन्नौजी, चूंकि आलाउदर कन्नौज गए थे, वहाँ के राजा जयचंद ने उन्हें बुलाया था, बैसवाड़ी, ब्रिज तथा बुंदेली, ये शैलियाँ आला खंड की हैं जो गायन के रूप में प्रचलित हैं और गाई जाती हैं। तो ये आला खंड हो गया। अगर इसका एक उदाहरण दूं मैं कुछ गीतों के माध्यम से, तो जैसे जब आला उदल के पिता का शर काट के वो टांग देते हैं मांडवराज, तो जब उनसे बदला लेने के लिए जाते हैं तो राजा बोलते हैं कि अभी तुम्हारी उम्र क्या है, अभी रुको, फिर बाद में लड़ाई करेंगे। तो आला उदल का बहुत आला खंड में बहुत जबरदस्त तरीके से प्रत्युत्तर रहता है कि 12 बरस नो कूकर जीवे, 13 लो जिये सियार, और बरस 18 छत्री जीवे, ज्यादा जीवे तो धिक्कार। इतना अद्भुत है कि 12 बरस तक कूकर कुत्ता जीता है और 13 बरस तक सियार जीता है और 18 वर्ष तक ही छत्री जीना चाहिए, उससे ज़्यादा अगर जी रहा है युद्ध के बिना तो वो उसका जीवन धिक्कार है। तो जैसे जब आला खंड गाते हैं तो उसमें बड़ी अद्भुत तरीके से और इतना शौर्य और पराक्रम रूप से वो गाया जाता है कि गायक भी कभी कभी 4-4, 5-5 फुट उछल जाते हैं और वीर रस का और करुण रस का ऐसा संचार कर देते हैं कि बड़े लड़ैया महोबा बारे, इनकी मार सही ना जाए। बड़े लड़ैया महोबा बार, बड़े लड़ैया महोबा बारे, इनकी मार सही ना जाए। एक खौ मारे दुई मर जाए, तीसरा खौफ खाए मर जाए। इस ढंग से ये शैली थी और बहुत अद्भुत है। इसके बाद एक और इसका संवाद है, बाप का बैरी जो ना मारे, ऊ का मांस गीध ना खाए। अरे माता हो गई पूरी प्रतिज्ञा, लियो जंबे का शीश नभाए।
तो जंबे का वो शीश जब काट देते हैं, तो इस तरह से आला खंड है। अगला है राछरे या सावन के जो गीत होते हैं। सावन के महीने में झूलों पर पैगे भरती महिलाएं, पैगे मतलब पैड़ भरती हैं, वो नीचे की तरफ साष्टांग प्रणाम होती हुई जाती हैं। तो सावन के महीने में झूलों पर पैंगे भरती महिलाएं प्रायः राछरे, कजरी या सावन गाती हैं और सावन की रस भरी फुहारों के साथ गीत हर गांव गली में सुने जा सकते हैं। राछरों में प्रायः अमान सिंह राछरा नामक लोक गाथा जो है अथवा कुछ अन्य अंश भी गाए जाते हैं जो बहुत पॉपुलर है, प्रसिद्ध हैं। और प्रमुख वाद्य यंत्र जो इनमें होते हैं वो ढोलक, मजीरा आदि गाए जाते हैं। इसके बाद तमूरा भजन। तमूरा एक तारा होता है, पारंपरिक शब्द बानी है इसका। भजन कबीरपंथी भजन है ये। धार्मिक चरित्रों पर आधारित लोक गाथाओं गाने का परंपरा अब ये विलुप्त हो गई है लगभग। प्रमुख तमूरा में ढोलक, कांसी, झीका आदि चंग हैं। ये तमूरा भजन जो गाए जाते हैं, इनके जो एक लास्ट वो थे उनसे मैं मिला हूँ। इसके बाद ढिमरिया। ढीमर जाति के परंपरागत लोक गीतों का नाम ही ढिमरिया है। प्रमुख भाग खंजड़ी, लोटा, ये सब इसमें गाए जाते हैं, है ना। ढिमरिया ही अगर आप देखें तो झीका, चंग, कहीं कहीं लोक भजन चरित्र सुनकर लोक नृत्य भी करते हैं। ढिमरियाई राग ढीमर जाति के पारंपरिक लोक गीतों का नाम ही ढिमरिया राग है। प्रमुख जो वाद्य हैं वो खंजरी, लोटा, नगड़िया, ढोलक, तुरही का प्रयोग करते हैं। संस्कार गीत बुंदेलखंड में शिशु जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक 16 संस्कारों का द्वारा व्यक्ति को संस्कारित करने का लोक विधान है। प्रत्येक संस्कार के अवसर पर गीत गायन की परंपरा है। इसमें शिशु जन्म तथा विवाह के संस्कारों के विभिन्न चरणों में महिलाओं द्वारा गीत गाए जाते हैं। कहीं कहीं इन गीतों के साथ नृत्य का विधान भी है। वाद्य ढोलक, रमतुला तथा कसेरू प्रयुक्त होते हैं। ये बुंदेलखंड के हैं और ये लगभग हमारे भारतीय सनातन पद्धति के अनुसार 16 संस्कारों का वर्णन है, जिसमें गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमंतोन संस्कार, जातकर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्कर्मण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, चूड़ाकर्म संस्कार, वेदारंभ संस्कार, उपनयन संस्कार, कर्णभेदन संस्कार, समापवर्तन संस्कार, विवाह संस्कार, वानप्रस्थ संस्कार, संन्यास संस्कार और अंत्येष्टि संस्कार। इस तरह से संस्कार एक जो होते हैं वो बुंदेलखंड में प्रत्येक संस्कार के साथ गीत गाने की बड़ी ही रोचक परंपरा है। बड़े ही हर्षोल्लास के साथ संस्कारों में गीत गाते हैं। अगर शुरुआत का गए, आज दिन सोने के महाराज, सोने के सब दिन सोने की रातें, सोने के सब दिन सोने की रातें, सोने के कलश धराओ महाराज, आज दिन सोने के महाराज। इस ढंग से बुंदेलखंड में जब बच्चे का जन्म होता है तो ये संस्कारिक गीत गाए जाते हैं। विवाह अवसर पर बड़े संस्कार गीत होते हैं। सिया डार दई माला रघुनाथ गले में, सिया डार दई, जैसे ही दूल्हा अवध बिहारी, जैसे ही तन मन में बलिहारी, जैसे ही तन मन में बलिहारी, हो मनसा पूरन भई सबके अरमान की, दुल्हन बनी सिया जान की, ओ बने दूल्हा छवि देखो भगवान की, दुल्हन बनी सिया जान की। राम राजा सरकार है ओरछा में, तो उनकी महिमा, उनके प्रताप से यहाँ पर बड़ा ही लोक की जो परंपरा है वो राम बड़ी पूजनीय है। जैसे अगर शादी विवाह होता है तो उसमें भी बड़े समधी समझानों की नोक झोंक में बड़े गीत गाए जाते हैं कि कुत्ता पाल लो री आ गए नए जजमान, कुत्ता पाल लो, अरे समधी की पूंछ जैसे कुत्ता की मूंछ, अरे समधी की मूंछ जैसे कुत्ता की पूंछ, आ गए नए जजमान, कुत्ता पाल लो। इस टाइप से गाते हैं। ये बुंदेलखंड के संस्कारिक गीतों की श्रेणी में आते हैं। तो अगला है हमारा श्रृंगार गीत। बुंदेली लोक साहित्य में श्रृंगार गीतों की समृद्ध परंपरा है। इन गीतों में प्रेमी मन के सहज भावों की अभिव्यक्ति होती है। ईसुरी ने बड़ा लिखा है श्रृंगार, हास्य और इन सब से रिलेटेड, तो उनके भी बड़ी गाई जाती हैं, फाग हैं और वो सब। तो श्रृंगार गीत के बाद है फिर गोट। अब ये गोट बड़ी महत्वपूर्ण है। पशुपालक जातियों द्वारा पशु रक्षा के निमित्त प्रार्थना के लिए गोट, लोक देवता जैसे कारसदेव हैं, मैकासुर हैं, हीरामन के चबूतरे पर उन्हें प्रसन्न करने के लिए गोटें गाई जाती हैं। मूल रूप से गोटें होती हैं जो
लोक देवता हैं और जो जानवरों के देवता हैं उनको खुश करने के लिए खेल पंडा खेल पंडा रे तोहे आ गई भवानी, खेल पंडा रे तोहे आ गई भवानी, खेल पंडा रे ओ पंडा दारू मांगे लो पंडा लो, पंडा मुर्गा मांगे लो पंडा लो, और खेल 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 पंडा खेल पंडा खेल पंडा के तोहे आ गई भवानी, खेल पंडा रे। इस तरह से होता है। प्रमुख वाद्य हैं ढाक, मजीरा। ढाक बड़ा एक कर्कश टाइप का ढंग से बजती है, मजीरा, झींका। इसके बाद फाग गायन। बुंदेलखंड में वसंत ऋतु में फड़ों फाग गायन की लोक परंपरा है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें ईश्वरी तथा अन्य कपड़ियों की चौकड़ियाँ गाई जाती हैं और वो चौकड़ियाँ बड़े ही प्रसिद्ध होती हैं ईश्वरी की। इसके बाद ख्याल लावनी, ये जिस तरह से महाराष्ट्र में है उसी तरह से बुंदेलखंड में भी है। बुंदेलखंड की फड़बाजी में ख्याल लावनी का विशेष लोकप्रिय है। लावनी का अर्थ है सलोनी यानी रुचिकर। इस प्रकार की खावन तुर्रा कलंगी का प्रयोग करते हैं। फिर कछियाऊ होता है, कछियाऊ गारी। काछी जाति के पुरुष तथा महिलाओं द्वारा विभिन्न अवसरों पर लोकगीत गाए जाते हैं। रमतूला, नगड़िया, ढोल। मूल रूप से बुंदेलखंड में जितनी जातियां हैं, अहरियाई, ढिमरियाई, कछियाई, उनके विशेष जातिगत राग हैं, उनकी नृत्य शैलियां हैं। बुंदेलखंड में जातियों का बड़ा महत्व है उस ढंग से। इसी तरह से एक है कहरी लोकगीत। ये लोकगीत जो है वर्षा ऋतु में गाए जाते हैं। बुंदेली की उपबोली बनाफरी में प्रचुरता से है। इसमें श्रृंगार की प्रधानता, समसामयिकता में इन गीतों महिलाओं द्वारा हाथ में चक्की पीसती हैं और कृषि क्षेत्रों में काम करते हैं। इसके बाद रामानंदी संप्रदाय के जो भजन हैं उनको छोड़ते हैं। हरबोल है। फिर लोक नृत्य, दिवारी है, राई है, होली है, घट नृत्य है। दिवारी के लिए समझिए, यह नृत्य दंड युद्ध कौशल का प्रतीक है। अहिरों अथवा अन्य पशुपालक जो जातियां हैं वो दिवाली के अवसर पर किया जाता है। इसे बरेदी नृत्य भी हम कहते हैं। वो फूदनादार बंडी तथा रंग बिरंगे झांगियाँ पहनते हैं, कमर में घुंघरुओं का पट्टा बांधे रखते हैं। दिवारी में नर्तक अपनी ऊंचाई के बराबरी के दंड लिए होते हैं, जबकि हाथ में लगभग 1.5 फुट डांडिया लेकर नृत्य और पाई डंडा कहते हुए नृत्यों को डंडों के घात प्रतिघात से नृत्य संगीत की रचना होती है। प्रमुख वाद्य ढोलक तथा नगड़ियाँ हैं। नृत्य की 2 पंक्तियाँ टेर से प्रारंभ होती हैं। फिर राई नृत्य रसवर्ग को रिझाने के लिए कामुकता प्रधान नृत्य है। बेड़नी जाति इसको करती हैं। नर्तकी 16 कली का रंग बिरंगा घाघरा चोली पहनती ओढ़ती हैं। तुर्री, ढोलक, नगड़िया, झींका, खंजड़ी, मजीरा नृत्य के साथ फागें, विशेषकर ईजुरी की द्विअर्थी फागें भी इसमें गाई जाती हैं। स्वांग के गीत गाए जाते हैं। हो रखियो मोरी लाज, रखियो मोरी लाज, हो रखियो मोरी लाज, रखियो मोरी लाज, ततिया की शीतला भवानी, नैनन आस लगी बरसन से हेरत बाट तुम्हारी, नैनन आस लगी बरसन से हेरत बाट तुम्हारी, और तनक कृपा के लाने देवी हो, तनक कृपा के लाने देवी, व्याकुल हैं दुखियारी, अखियन नहीं सुहात, अखियन नहीं सुहात, झांसी की शीतला भवानी। इस टाइप से होली नृत्य। होली के अवसर पर गांव की फड़, फागें तथा लय ताल पर गुलाल उड़ाते ग्रामीण का जो नृत्य अत्यंत आकर्षक होता है। प्रमुख वाद्य ढोलक, मजीरा, बांसुरी, करताल, चमीटा आदि प्रमुख होते हैं। घट नृत्य। बुंदेलखंड के कुओं में जलस्तर गहरा होने के कारण पनिहारी महिलाएं 4-4 घड़े लेकर चलती हैं। रास्ते में बाजा, ढपली, ढोलक डालती हैं, उनको लेकर गीत गाए जाते हैं। फिर जवारा नृत्य है, पालना नृत्य है, बधाई नृत्य है, सैरा है, झिझिया है, ढिमरियाई। फिर लोकवाद्य, रामलीला, नौटंकी। इस टाइप से हमारी कलाओं का प्रकार है। बाकी हम कलाएं बाद में डिस्कस करेंगे।